हेलो दोस्तों। बिल्कुल सही देख रहे हो आप। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि कुछ ही मिनटों में यानी चंद पलों में हम इकोनॉमिक सर्वे को पूरा कर लेंगे। तो अभी एग्जाम का टाइम है और इकोनॉमिक सर्वे अगर नहीं पढ़ा है तो इससे अच्छा तो मौका क्या हो सकता है। और जिसने पढ़ा है तो उसको पता चल जाएगा। यही की पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे में, यही तो चीजें देखनी होती है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे तो कौन सा, ये 2025 में जो पेश हुआ, यानी कि 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे है ना। ईयर कौन सा हो जाएगा, 2024-25। ईयर कैसे चलता है आपको पता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही चलता है ना। आरबीआई का पहले क्या था, 1 जुलाई से 30 जून था। अब आरबीआई का जो ईयर है, आरबीआई के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं ना, जो उसके वित्तीय विवरण, उनकी भी डेट 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया। वो होता है ना सिमिलरिटी, सब एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी के लिए किया जाता है ये, एक रूपता है नहीं, एक का एक जैसे दिखे इसलिए। तो ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है पता चल गया। अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, ये पास्ट ईयर का होता है। पास्ट ईयर का मतलब जो चीजें हो चुकी है उनके बारे में होता है इकोनॉमिक सर्वे। और बजट किसके लिए होता है, तो बजट आने वाले ईयर के लिए यानी फ्यूचरिस्टिक होता है बजट। इकोनॉमिक सर्वे में अभी तक, जैसे ये जनवरी में, जनवरी लास्ट में, नहीं फरवरी में है ना, 28 फरवरी के करीब, तो फरवरी में ये पेश हुआ है। बजट से एक दिन पहले पेश होता है, एक दिन पहले ये पे इकोनॉमिक सर्वे और अगले दिन बजट होता है पेश। तो 2-3 महीने, वैसे फरवरी मार्च, ये तो पूरा एंड हुआ नहीं, फिर भी क्या होता है, लेकिन उसको 24-25 ही बोलेंगे है ना, 24-25 का है, क्योंकि मार्च खत्म नहीं हुआ फिर भी उसी का है। 2-3 महीने कम पड़ते हैं ईयर में। अब स्टार्ट करते हैं 1950-51। तो इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट कब हुआ, तो जैसे 1950-51 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बजट के साथ में ही था। ये करीब 13-14 साल तक है ना, ये बजट के साथ में ही पेश होता रहा। फिर बाद में 1964 में इसको सेपरेट कर दिया है ना। 1964 ईयर है जिसमें बजट से इसको सेपरेट कर दिया। बजट, बजट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं ना। वैसे भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से ही लिखा हुआ है ना, बजट तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो बजट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे इसको सेपरेट किया गया। पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक साथ ही पेश होते थे। सेपरेट कब हुआ, ये थोड़ी हिस्ट्री की बात हो गई। अब पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अधीन होते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये करते हैं पेश या बनाते हैं। और संसद में पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री। संसद में वित्त मंत्री रखवाते हैं इसको। और इसको बनाते कौन है, तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं ना। 2000, अब कुछ बातें देखते हैं 2017 वाले इकोनॉमिक सर्वे की। 2017 में इकोनॉमिक सर्वे ब्लू बुक, 2017 के बाद से ब्लू बुक, ब्लू बुक में इसको प्रेजेंट किया है। ब्लू कलर की बुक है, इतना कुछ खास नहीं है। फिर 19-20 में थाली इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। थाली इकोनॉमिक्स समझ गए, पूरा सब एक व्यवस्थित होता है ना हर चीज। और डाइट में क्या होता है, प्रॉपर डाइट होती है ना किसी आदमी की, शरीर को किस चीजों की जरूरत होती है उसमें पूरी डाइट होती है। उस प्रकार इकोनॉमिक सर्वे में देश को किन किन चीजों की जरूरत होगी, उन सब के रूप में एक तरह से थाली इकोनॉमिक्स उसको बोलेंगे है ना। फिर 2018 में देखोगे तो 8% ग्रोथ पाथ, ये वर्ड है ना, 8% ग्रोथ नहीं, 8% ग्रोथ पाथ, यानी कि 8% की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए इंडिया को किस रास्ते पे चलना होगा, वो थीम थी 2018 के इकोनॉमिक सर्वे की है ना। फिर ये तो हो गई अपने हिस्ट्री की बात इतनी। ठीक है, अब बात करते हैं 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, उसके मुख्य मुख्य बिंदु, क्योंकि वो बिंदु ही तो अपने को याद रखने हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो इनको बार बार, इस वीडियो को आप है ना कम से कम 10 बार देख लेना, क्योंकि बार बार देखोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगी। क्यों, ग्रोथ रेट कितनी है, कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, यही तो क्वेश्चन होता है, ये याद भी नहीं होते हमें। एक बार में वैसे भी याद नहीं होगा, एक बार में तो आपको हाँ वो ओवरव्यू बनेगा, हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। उसके बाद में जब दूसरी बार पढ़ोगे तो फिर कुछ याद रहेगा, तीसरी बार चौथी बार में कंठस्थ हो जाएगी आपको है ना। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन, ये जैसे घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। हर देश क्या चाहता है, निवेश को आकर्षित करना है ना। हर देश चाहता है कि सारी कंपनियां, विदेशी एमएनसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो मेरे देश में आए और अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाए या निवेश करे, एफडीआई है ना। तो उसको आकर्षित करना चाहती है, तो ऑब्वियस बात है भारत भी चाहेगा कि यहाँ पे हो।
तो इसमें सिर्फ विदेशी नहीं है, घरेलू और विदेशी दोनों तरह से निवेश। अब घरेलू निवेश की क्या बात आती है, जनरली क्या होता है, लोगों में ना बचत करने की प्रवृत्ति होती है। जो उन्होंने कमाया, जो उनकी बचत हुई, एक्स्ट्रा पैसा मिला, उसको साइड में रख दिया, लेकिन उसको वापस कहीं पे लगाएंगे नहीं। तो उसको चेंज करना है। गवर्नमेंट का एम क्या है कि उस जो बचत करने की प्रवृत्ति है उसको चेंज करके उस बचत को इन्वेस्टमेंट में बदलना है हमें। ठीक है, तो ये होता है, पहला हो गया घरेलू निवेश और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। फिर उत्सर्जन को कम करना, एमिशन, CO2 वगैरह ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, इन सब के बारे में है ना, एमिशन को कम करना। तो ये हो गई सेकंड। और एआई सेंटर्स, एआई को प्रमोट करना, अभी एआई चल रहा है हर जगह, तो एआई को प्रमोट करना, इसमें भी ऑब्वियस बात है आएगी। और चौथा पॉइंट हो गया अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिंताजनक है। इसमें ट्रांस फैट वगैरह, ये कार्सोजेनिक होता है ना, कैंसर कारक पदार्थ, कार्सिनोजेनिक, ये सब इसमें होने की संभावना ज्यादा होती है ना। तो ये हो गई अपने, ये 4 पॉइंट है थीम इकोनॉमिक सर्वे की। ये क्या है, थीम है, एक तरह से थीम। जो 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें मेन ये उसके उद्देश्य बोल दो। ठीक है, उद्देश्य भी बोल सकते हो आप कि उसके उद्देश्य क्या है, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, या थीम बोल दो कि किन चीजों के इर्द गिर्द चलेगी ये, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये थी मेन बातें, या मेन पॉइंट भी बोल सकते हो इसको, मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स। ठीक है, ये 4 थे। अब स्टार्ट करते हैं अपन 2025-26 में ग्रोथ रेट की जो अनुमान लगाया गया है, एक्सपेक्टेशन की गई है, वो है 6.3 से 6.8। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, हर जगह स्टेटमेंट के रूप में अगर आएगा MCQ में तो वहां भी आने की संभावना है। और जब आगे ऐसे में और जो GS के जो किस आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें आपको मेंस की आंसर राइटिंग में खूब हेल्प मिलेगी। मेंस के आंसर में इसको आप कोट करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा वजनदार लगेगा आंसर आपका, है ना। फिर देखो जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन 11% ग्रोथ, मतलब 11% से बढ़ने की उम्मीद है इस बार, 11% से बढ़ने की। तो 11% बढ़ने के बाद होगा कितना, तो 10.62 लाख करोड़, 10,62,000 करोड़, है ना, या 10.6 लाख करोड़ ये। फिर है 2025 की रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये आपको पता ही होगा। नॉमिनल क्या होता है कि जो करंट प्राइस पे, रियल ये रहा। जैसे नॉमिनल क्या होता है, नाम मात्र का, है ना, नॉमिनल होता है करंट प्राइस पे, करंट प्राइस जो वर्तमान की प्राइस है उस पे। ठीक है, और रियल कितना होता है, बेस ईयर की प्राइस पे, रियल होता है बेस ईयर, बेस ईयर की प्राइस पे, ये होता है रियल। रियल और नॉमिनल ध्यान रखना है ना, ये बस ये वर्ड ध्यान रखना, नॉमिनल मतलब करंट प्राइस और रियल मतलब बेस ईयर प्राइस। यानी कि इसमें नॉमिनल में है ना, नॉमिनल में क्या होता है, मूल्य वर्धन, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का इसमें सम्मिलित होता है कि मुद्रास्फीति की वजह से जीडीपी अगर बढ़ी है तो वो अपने को पता कैसे चलेगा। फिर नॉमिनल में तो सब कुछ आ जाता है इंक्लूड। रियल, जब रियल में जाएंगे, रियल पे शिफ्ट होते हैं, तब एक्चुअल में जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है, वास्तविक जीडीपी में कितना क्या है, वो रियल में पता चलता है, क्योंकि फिर वहां पे मुद्रास्फीति को हम हटा देते हैं, बेस ईयर की प्राइस लेते हैं इसलिए, है ना। तो रियल जीडीपी 6.4% 2025 की, 2025 की जो रियल जीडीपी है वो 6.4% रहने की। और 6.4% कोई चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि ये अपना पिछले 10 सालों का जो एवरेज ग्रोथ रेट है। तो अभी तो बोल देंगे कि अभी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, कि पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, वर्ल्ड वर्ल्ड रिसेशन की तरफ जाने की जो फ्यूचर में जो भी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी रिसेशन के करीब, रिसेशन चल रहा है वर्ल्ड में एक तरह से, है ना, ग्रोथ और बूम वाला फेज नहीं है अभी। तो रिसेशन के टाइम में भी अगर आप पिछले 10 सालों की एवरेज ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रहे हो तो ये अच्छी बात है ना। तो 6.4% है इसकी। तो ये 6.4%, 11% जीएसटी की ग्रोथ, 6.3 टू 6.8 आने वाले ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो। और ये बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
पहले कितनी थी? 6%। 6% कब थी? 2017-18 में 6% थी, जो अब 23-24 में कितनी हो गई? 3.2%। 3.2%, तो काफी मतलब इसमें प्रोग्रेस की है। अनएम्प्लॉयमेंट को काफी कम किया है गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में जो स्कीम है, उन सबका योगदान है ही है, स्किल इंडिया और ये सब। फिर देखते हैं कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स होता है पूंजीगत खर्चा या पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, पूंजीगत व्यय। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय के बारे में बताया जा रहा है कि 8.2% और मोर ये ग्रोथ है इसकी, है ना। जो पिछले साल हुआ था उससे 8.2% और मोर, उससे 8.2% ज्यादा ही हो रहा है। तो कैपेक्स बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय व्यय के बारे में अगर बात करेंगे, तो ऐसे व्यय जो होते तो आज है, लेकिन फ्यूचर में वो इनकम देंगे, देश को इनकम देंगे। ऐसे खर्चे जो, जैसे फैक्ट्री लगा दी, तो आज तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गए, लेकिन फ्यूचर में उससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगी ना आदमी की। वो इसलिए पूंजीगत व्यय अच्छे हैं। ये आज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आगे फ्यूचर में देश की इकोनॉमी को कुछ न कुछ कमा के देगा ये कैपेक्स, है ना। तो कैपेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब अच्छी बात है। और इसका एवरेज देखोगे ना, एवरेज लास्ट 5 ईयर्स का, तो उसमें भी ये है ना, बढ़ते हुए ट्रेंड में है ना। उसका ट्रेंड क्या है? बढ़ता हुआ है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग कैपेक्स का, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए कैपेक्स पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो वो सही बात है ना। कैपेक्स के अलावा सारे जितने कैपेक्स बढ़ रहा है, साथ ही साथ में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो खाद्यान्न का है, प्रोडक्शन फूड का। लेकिन जो दूसरे सारे है ना, अप डाउन चलेंगे, ग्रोथ में भी अप डाउन चलेगा। और जो क्या बोलते हैं, जीएसटी कलेक्शन, ये सब देखोगे आप। कैपेक्स देखना, कैपेक्स की स्पेशल ध्यान रखना, दूसरी बातें छोड़ो, कैपेक्स ध्यान रखना कि पिछले 5 साल से कंटिन्यूस सरकार कैपेक्स बढ़ा रही है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय पिछले 5 साल से कंटिन्यू बढ़ रहा है ना। फिर खुदरा हेडलाइन महंगाई, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये क्या है? ये गिरकर 4.9% हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। जो महंगाई है 4.9% रह गई है अब गिर कर। पहले ये ज्यादा थी, अब गिर के 4.9% रह गई थी, ये अच्छी बात है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसका उसके बेस पे जो इन्फ्लेशन निकली जाती है, तो वो हो गई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। वो 2026 में टारगेट क्या है उसका? 4%। टारगेट ये 4% का है, ध्यान रखना। 4% टारगेट है, और ये 4.9% अब प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। और ओवरऑल एक्सपोर्ट देखोगे, है ना, ओवरऑल ओवरऑल एक्सपोर्ट 6% से बढ़ा है भारत का। ओवरऑल एक्सपोर्ट, जैसे ओवरऑल क्यों बोला जाता है? क्या होता है जनरली, कुछ मतलब अलग अलग सेगमेंट होते हैं, सारे अलग अलग वस्तुएं होती है जिनका एक्सपोर्ट होता है। तो किसी एक सेगमेंट में तो बढ़ोतरी ज्यादा हो गई, किसी में कम हो गई, या किसी में नहीं हुई बढ़ोतरी, किसी में उल्टा कम हो गया एक्सपोर्ट। तो ओवरऑल सब मिला के देखोगे तो बड़ा है ना, 6%। सेगमेंट वाइज अलग अलग स्थिति है ना, इसलिए ओवरऑल बोला जाता है ना, सब मिला के ओवरऑल है 6% ग्रोथ दिसंबर 2024 तक। ठीक है, फिर अप्रैल से नवंबर ये सब है ना, 24 का ही चलेगा, अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल से नवंबर 24 यही चलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो 24-25 का ही है ना, इसलिए ध्यान रखना। अप्रैल से नवंबर 2024 की देखोगे तो सेवा निर्यात, सेवा निर्यात क्या होता है? सर्विस का, सर्विस का एक्सपोर्ट। जो भारत की कंपनियां बाहर सर्विस एक्सपोर्ट करती है ना, वो, तो सेवा निर्यात में 12.8% की ग्रोथ है, 12.8% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर देखोगे तो 5.7 थी, इस बार 12.8, यानी कि ग्रोथ रेट खुद बढ़ी है इस बार, है ना। तो ये भी अच्छी बात है, ध्यान रखना। सेवा क्षेत्र का निर्यात है,
उसकी ग्रोथ रेट वो भी बढ़ी है 12.8% से। मैं ग्रोथ रेट बोल रहा हूँ ना 12.8% से सेवन निर्यात बढ़ा है। और लास्ट ईयर कितना बढ़ा था ये पिछले साल से 5.7%। ग्रोथ रेट बोलोगे तो बात वही है, लेकिन ऐसे इस साल को देख के बोलोगे तो 12.8% बढ़ा है इस साल, है ना। ये एक तरह से ग्रोथ रेट भी यही है, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट से आप कंफ्यूजन हो गए, जीडीपी की ग्रोथ रेट ये सब मिक्स हो जाएगा ना। तो सीधा ध्यान रखना सेवा निर्यात कितना बढ़ा, तो 12.8% से बढ़ा है। पिछले साल तो 5.7 था, इस साल 12.8। फिर देखोगे ग्रॉस एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई मतलब वो पूरा एफडीआई हर सेक्टर में सारा ओवरऑल अपने देखा ना, ओवरऑल एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा, जैसे का जैसा ग्रॉस एफडीआई वो एक तरह से पूरा ओवरऑल एफडीआई है, तो वो बढ़ा है। पहले कितना था, 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अब 55.6 बिलियन 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है ना। तो ये 55.6 बिलियन ध्यान रखना, और ग्रोथ हुई है एफडीआई में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखेंगे फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स, फॉरेक्स में क्या क्या होता है पता है आपको, गोल्ड होता है, यूएस डॉलर होते हैं, एसडीआर आईएमएफ की जो करेंसी है वो होती है ना, और एक्सेट्रा, ठीक है। और भी दूसरे जो दुनिया की विशेष करेंसी है वो भी हो सकती है ना। मुख्यतः तो गोल्ड, यूएस डॉलर और एसडीआर, ये ध्यान रख लेना फिर फॉरेक्स में होती है। लेकिन फॉरेक्स है कितना भारत का, तो 640.3 बिलियन डॉलर ये भारत का है अभी। तो 640 ध्यान रखना, 640 बिलियन डॉलर ये है। ये फिगर हमें याद रखना पड़ेगा हर जगह, जहां भी फॉरेक्स की विदेशी रिजर्व की बात आएगी, विदेशी करेंसी रिजर्व की बात आएगी, तो हमें वो लिखना पड़ेगा उधर 640 बिलियन डॉलर है भारत का फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। और ये फॉरेक्स रिजर्व है आज की डेट में, अगर और कुछ नहीं हो तो भारत सीधा जो 10.9 यानी लगभग 11 महीने का अगर इंपोर्ट करे, तो उतना तो भारत के पास आज की डेट में फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो 10.9 मंथ ऑफ इंपोर्ट के बराबर है ना, ये ध्यान रखना। यानी 11 मंथ, लगभग 11 महीने हो गए, है ना। 11 महीने के बराबर ये है। और 90% जो भारत का विदेशी ऋण है ना, विदेशी ऋण, ये इसको एक्सटर्नल फॉरेन डेट्स भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फॉरेन डेट। तो जो उसका 90% है वो अपने पास रिजर्व में पड़ा है, तो भारत अच्छी स्थिति में है ना। फिर देखोगे सोलर और विंड एनर्जी के बारे में, सोलर विंड एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी है ये, तो उसके बारे में देखेंगे तो 15.8%, यानी इसमें भी ग्रोथ हुई है। हर तरह से ग्रोथ ही दिखेगी, ग्रोथ का परसेंटेज ध्यान रखना है। तो सोलर और विंड में ग्रोथ हुई है। फिर देखेंगे बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार बाजार पूंजीकरण और जीडीपी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड जीडीपी रेशियो, बाजार पूंजीकरण और जीडीपी रेशियो कितना है, 136%, 136%, ठीक है। जबकि चाइना का कितना है, 65%, और ब्राजील का 37%। यानी भारत का ये रेशियो ज्यादा है, 136 है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी का, ठीक है ये। फिर हम आगे देखेंगे, ये नॉमिनल ये हो गया। हाँ, इधर जैसे देखते हैं 6.2% ग्रोथ है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो औद्योगिक क्षेत्र है भारत के, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की ग्रोथ, ठीक है। परसेंटेज ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल का कितनी ग्रोथ है, 6.2%। और 2021 से 25 तक, 2021 से 25 तक यानी 5 साल हो गए। इन 5 सालों में भारत का जो सामाजिक सेवा व्यय, सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर है ना, वो बढ़ा है। और कंटिन्यूस कितना है, वार्षिक वृद्धि है उसकी, फिक्स एनुअल 15% एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो 15% से हर साल बढ़ रहा है जो सोशल एक्सपेंडिचर है, ये ध्यान रखना। फिर हेल्थ, हेल्थ एक्सपेंडिचर देखोगे, गवर्नमेंट का और इंडिविजुअल तो देखना पड़ेगा हमें। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बड़ा है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना, ये बीमा
ये सड़क सुरक्षा, इन सब बीमा में जब गवर्नमेंट की जो स्कीमें आती है ना, जिसमें गवर्नमेंट इलाज मुफ्त में इलाज करवाने के लिए जो सहायता देता है जनता को, उससे ऑब्वियस क्या होगा, गवर्नमेंट का तो खर्चा बढ़ेगा और इंडिविजुअल का खर्चा डाउन होगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है। ये अगर नहीं लिखा हुआ कहीं और स्टेटमेंट में आ जाए तो भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का तो बढ़ेगा खर्चा और इंडिविजुअल का खर्चा कम होगा हेल्थ पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ पे अलग अलग स्कीमें ला रही है फ्री में इलाज के लिए। जो बड़े बड़े रोग हो जाते हैं ना, जिनके खर्चा लाखों में होता है, उसकी मदद के लिए, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, इसके तहत बीमा होता है ना, तो वो सब इलाज मुफ्त होता है। उन सब के कारण मेन बात यह है कि गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आत्मनिर्भर भारत कोष। भारत ने एक कोष बनाया है, एक फंड बनाया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत कोष। और उसका जो अमाउंट कितना है, तो 50,000 करोड़ का ये कोष है, मुख्यतः एमएसएमईज के लिए है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योगों। फिर एग्रीकल्चर, कृषि में देखोगे तो कृषि में भी बढ़ोतरी हुई है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 3.8% की ग्रोथ रेट है। और जो ओवरऑल प्रोडक्शन है खरीफ का, खरीफ खरीफ खाद्यान्न, खरीफ का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, देखो 1647.05 एमएमटी। एमएमटी मतलब होता है मिलियन मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, टन, ठीक है, एमएमटी मिलियन मेट्रिक टन। पिछले साल से कितना एक्स्ट्रा आया, तो ये 87 एक्स्ट्रा में है ना, 87 की एक्स्ट्रा जो पैदावार हुई है इस बार फसल की, 87 की एक्स्ट्रा पैदावार हुई है, ये ध्यान रखना। ये मुख्य मुख्य बातें हो गई हमारे। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मुख्य मुख्य बातें पूरी हो गई, 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स की सारे दूसरे वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखना। आर्ट एंड कल्चर के भी मैंने वीडियो बनाए हैं, उसमें भी हमने इसी तरह से मुख्य मुख्य बातों में करके खत्म किया, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई तरह का बर्डन नहीं। ठीक है, तो ये हो गई इकोनॉमिक सर्वे। अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों, और इस बार प्री क्रैक करना है। ठीक है, थैंक यू।